नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है शाइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज कल हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे उससे आगे हम आज 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो अपनी सीरीज है वो आपको छोटे छोटे रूप में बाद में लास्ट में आप तक बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा और आपको समय भी नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट का प्रयोग होता है। जो श्यामपट्ट होता है ब्लैक बोर्ड, उसका प्रयोग होता है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कहां होता है, तो ये हमें बताना है किस कारण होता है। इसका ब्लैक बोर्ड का यूज करने का पीछे क्या क्या रीजन है, क्या कारण है कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो अपनी ऑप्शन है वो है पाठ योजना की रूपरेखा लिखते समय। अगर पाठ योजना की रूपरेखा होती है उसको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, या गृह कार्य देने में, कठिन शब्दों को व्यक्त करने में, कठिन शब्दों को क्या करने में, व्यक्त करने में, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब दें कि क्या ए होगा पाठ योजना की रूपरेखा लिखते समय, गृह कार्य देने में, कठिन शब्दों को व्यक्त करने में, या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता देता हूं, पाठ योजना की रूपरेखा, जब पाठ योजना बनाते हैं, जब इकाई योजना, जब टीचर शिक्षक जो पढ़ाने आता है क्लास में, तो पहले सबसे पहले क्या करता है, पाठ योजना बनाता है। पाठ योजना बनाता है और उसको क्या पाठ योजना को बोर्ड पे लिखा जाता है। पाठ योजना को बोर्ड पर लिखने के लिए क्या श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है, या फिर गृह कार्य देने में, जब होमवर्क दिया जाता है बच्चों को तो गृह कार्य देने में क्या इसका उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा कठिन शब्दों को व्यक्त करने में, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ योजना की रूपरेखा के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, हालांकि किया जाता है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है हमें। बाद में हम देखते हैं गृह कार्य देने में भी किया जाता है, लेकिन उतना नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं जो अपना आज का आंसर है वो रहेगा इसका, श्यामपट्ट का प्रयोग होता है कठिन शब्दों को व्यक्त करने में। क्या होता है, जब टीचर को लगता है जो कठिन शब्द होते हैं उनको व्यक्त करने में, उनको लिखने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को नोटबुक में नोट करवाने के लिए शिक्षक क्या करता है, जो कठिन शब्द होते हैं, जटिल वर्ड होते हैं, उनको श्यामपट्ट पर लिखता है और बच्चे उसको नोट करते हैं। तो कठिन शब्दों को व्यक्त करने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक है। बच्चों को वीडियो फिल्म आप दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, बच्चों को फिल्म दिखाते हैं। कई स्कूलों में ऐसी व्यवस्था होती है, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जहां पे बच्चों को पहले दिखाया जाता है और फिर उसके बारे में सिखाया जाता है। तो ये अलग अलग शिक्षण विधियां होती है जिसमें प्रोजेक्ट दिखाया जाता है या फिल्म दिखाई जाती है, कोई वीडियो शॉर्ट क्लिप दिखाई जाती है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या इसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। उसकी पुनरावृत्ति करने में, क्या उसको रिपीट करने में, रिपीटेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्या इसका रिपीट करना चाहिए इसको। उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला रिपीट करना यानी पुनरावृत्ति करवाना, जैसे फिल्म में दिखाया गया है वैसे ही इसकी पुनरावृत्ति करवाना होता है। उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता बताने के लिए, या उसकी विवेचना करने के लिए, या उसकी गुणवत्ता की चर्चा के बारे में कि फिल्म में क्या गुणवत्ता है, क्या कैरेक्टर की क्या भूमिका रही, इसकी क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इस प्रकार की चर्चा करने के लिए। तो आपका जो पहला ऑप्शन है उसकी पुनरावृत्ति के लिए हालांकि होता है, लेकिन सेम टू सेम पुनरावृत्ति नहीं होती फिल्म की, तो ये नहीं होगा। उसकी उपादेयता, उपयोगिता क्या है, अगर उपयोगिता बच्चों को समझ में आनी चाहिए, उसके जो अच्छे और बुरे पार्ट दोनों को समझने के बाद ही वो उसकी उपादेयता सिद्ध कर सकता है, या उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उसका विवेचन करना। जो फिल्म होती है उसको देखकर उसके बारे में, उसके अच्छे बुरे पार्ट सभी को समझने के बाद उसकी विवेचना करना ही फिल्म को दिखाने के बाद आवश्यक वर्क क्या होगा, फिल्म को देखने के बाद आवश्यक वर्क होगा उसका विवेचन करना। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा अपना क्वेश्चन आज का, ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है। हालांकि इसमें अपने सेशन में सिर्फ 6 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन से आपके कम से कम 30 क्वेश्चन इसमें राइट होने वाले हैं, क्योंकि 6 से अपन क्या करते हैं, जो ऑप्शन है ऑप्शन को भी
समझते हुए चल रहे हैं। और अभी एग्जाम बहुत दूर है और पहले इलेक्शन का टाइम आ गया, अब जैसी नई सरकार आएगी या तो वो समय लेगी नई भर्ती के लिए, तो टाइम है हमारे पास, हम धीरे धीरे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो हम देखते हैं ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है। ग्रामोफोन क्या दृश्य सामग्री है या सर्वे सामग्री है या दृश्य सर्वे या मापन उपकरण है? तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है? जो ग्रामोफोन होता है किस प्रकार का उपकरण है? क्या इसे ये दृश्य के लिए है, सर्वे सुनने के योग्य, या दृश्य सर्वे या मापन उपकरण, या क्या ये मापन उपकरण है? तो ग्रामोफोन पहले मैं आपको दृश्य बता देता हूं। क्या ये देखने वाला है? ग्रामोफोन क्या देखने के रूप में काम में लिया जाता है? क्या सिर्फ इसको देखा ही जा सकता है, इसको सुनना नहीं जा सकता? तो फोन से वैसे ही दिख रहा है कि इसमें क्या होगा। फोन से हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये क्या होगा, एक सुनने वाली कोई सामग्री होगी। तो सुनने से संबंधित हो गई, तो ये दृश्य तो नहीं होगा। क्या दृश्य तो नहीं होगा। फिर हम देख सकते हैं कि दृश्य सर्वे सामग्री हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ सुना जा सकता है, तो ये क्या है, सिर्फ सर्वे सामग्री है, दृश्य सर्वे नहीं है। इसके बाद में मापन उपकरण, इसमें ग्रामोफोन से मापन नहीं किया जाता। ग्रामोफोन मापन इकाई क्या होती है? किसी इकाई का मापक होता है, उसे मापन यंत्र बोलते हैं, लेकिन ये मापन यंत्र नहीं होता है, मापन उपकरण नहीं होता। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है प्रतिमान का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि खाली स्थान है, प्रयोग असंभव हो। प्रतिमान किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं प्रोजेक्ट, किसी वस्तु का प्रोजेक्ट। जैसे अगर क्लास में शिक्षक पढ़ा रहा है, उसके सामने वो पृथ्वी का नक्शा बताना है, उसको पृथ्वी बतानी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि पृथ्वी को लेकर वो क्लास में आए और उसको दिखाए। लेकिन वो क्या करता है, ग्लोब दिखाता है और ग्लोब में वो वहां जगह जगह वहां पे स्थान दिखाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसकी क्लास में हाथी का उन्हें चित्र, हाथी दिखाना है, तो बच्चों को यह संभव नहीं है कि हाथी लेकर आए क्लास में और क्लास में खड़ा करके उनको दिखा दे। तो क्या होगा, हाथी का प्रोजेक्ट या प्रतिमान, कोई चित्र मॉडल हमें दिखाया जाता है, मॉडल लेके आते हैं जो हूबहू हाथी के समान होता है और उसको क्लास में दिखाया जाता है। यह तो संभव है कि जैसे सेब है, केला है, इनका हम चित्र दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसको तो हम ओरिजिनल वस्तु को दिखा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी वस्तुएं हैं जिन्हें लाना संभव नहीं है, वो क्या होती है, उसका हम मॉडल रूप ही दिखा सकते हैं, जिसका प्रतिरूप बना होता है, प्रतिमान बना होता है, उसी को दिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं काल्पनिक पदार्थ। क्या काल्पनिक पदार्थ होता है? इस प्रतिमान का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि इन वस्तु किसकी कमी के कारण यह असंभव होता है। तो क्या काल्पनिक पदार्थ होता है? काल्पनिक पदार्थ यानी क्या होगी, जिसकी कल्पना की जाती है, जो अस्तित्व में नहीं होता। क्या होता है काल्पनिक पदार्थ? क्या होता है, जो अस्तित्व में ही नहीं है, उसकी सिर्फ कल्पना की जाती है। तो जिस वस्तु की अगर कल्पना करते हैं तो हम उसके मॉडल कैसे बना सकते हैं? क्या करने कर सकते हैं, मॉडल नहीं बना सकते। जैसे अगर हवा मानते हैं, पानी मानते हैं, और अगर कोई सपना देख रहा है तो सपने का मॉडल कैसे बना सकते हैं? तो ऐसी काल्पनिक पदार्थ का मॉडल नहीं बनाया जा सकता। तो ये सही नहीं है, काल्पनिक पदार्थ का मॉडल नहीं बनाया जाता। इसके बाद में प्रोजेक्टर। प्रोजेक्ट तो खुद क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है और अपने प्रतिरूप को दर्शाता है। तो प्रोजेक्टर तो यूज में आने वाला उपकरण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं वास्तविक पदार्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वास्तविक पदार्थ होगा। ओरिजिनल वस्तु, जो ओरिजिनल वस्तु होती है उसका क्या किया जाता है, प्रतिमान दिखाया जाता है, उसका मॉडल रूप दिखाया जाता है, क्योंकि उसको क्लास में लाना संभव नहीं है और बच्चों को दिखाए बिना उन्हें जैसे देखकर वो समझते हैं उतना वो चित्र देख के नहीं समझ पाते। तो उसका मॉडल रूप, जैसे हाथी का हमने देखा कि हाथी का मॉडल रूप लेके आते हैं, जैसे ग्लोब का मॉडल रूप लेके आते हैं, हम ग्लोब दिखाते हैं, पृथ्वी का मॉडल रूप होता है, और समुद्र, महासागर, इनके हमें मॉडल रूप दिखाए जाते हैं। तो क्या होता है, वास्तविक पदार्थ का मॉडल रूप दिखाया जाता है। प्रतिमान क्या होता है, वास्तविक पदार्थ का जो जिसको लाना असंभव होता है उसे प्रतिमान दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन रहने वाला आज, स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है, जो अपनी मेमोरी होती है उसमें सर्वाधिक समय क्या रह सकता है, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सर्वाधिक समय तक हमारी मेमोरी में रह सकती है, हमारी स्मृति में सबसे ज्यादा जो रहने वाली वस्तु है कौन सी है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम लंबे समय तक अपनी स्मृति में रख सकते हैं। ऑप्शन है सुनी हुई, क्या सुनी हुई वस्तु को हम रख सकते हैं, देखी हुई वस्तु को, देखी व सुनी हुई वस्तु को, और पढ़ी हुई वस्तु को। हालांकि इन सभी वस्तुओं को हम, अगर हमने किसी वस्तु को सुना है, किसी चीज को सुना है, किसी के बारे में सुना है, उसको स्मृति में रख सकते हैं। देखी हुई वस्तु को भी रख सकते हैं, देखी व सुनी हुई को भी रख सकते हैं। अगर हमने कहीं पढ़ा है तो उसकी स्मृति में भी हम उसको रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक किसको रखा जा सकता है, सुनी हुई वस्तु को। जो सुनी हुई चीज है या वस्तु है जिसे हमें कुछ सुनी हुई, अगर जानकारी, हमें सुनी हुई जानकारी मिलती है तो सुनी हुई जानकारी को हम कुछ समय तक याद रख सकते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ उसका क्या नहीं है, उसका मैचिंग होता है, जो मॉडल नहीं है। मैच जिस वस्तु का हम सुनते हैं और उसका जैसे ही हम प्रतिमान बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसे मैचिंग होती है, तभी हम उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्या हो गई, सुनी हुई वस्तु को हम याद रख सकते हैं लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। इसके बाद में देखी हुई वस्तु को, वही बात है जैसे सुनी हुई वस्तु के बारे में हम उसका चित्र नहीं बना पा रहे हैं, तो लंबे समय, जैसे हमने किसी बारे में सुना है लेकिन उसको देखा नहीं है, तो उसको क्या नहीं है, हम ज्यादा लंबे समय तक उसको याद नहीं रख सकते। और एक चीज है कि जिसको देखा है हमने उसको वस्तु को तो देखा है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं सुना। क्या नहीं सुना, कुछ भी जानकारी हमारे पास उसकी नहीं है, उसका चित्र हमने देखा है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो अपना जो मैचिंग है, जो स्मृति मैचिंग करती है, वो मैचिंग फ्लॉप हो जाता है और हम उसको लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। क्या नहीं रख सकते, लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। इसके बाद में हम देखते हैं देखी व सुनी हुई वस्तु को, तो ये अपना राइट आंसर रहेगा, देखी व सुनी हुई वस्तु को। जिस वस्तु को हमने देखा है और जिसके बारे में सुना भी है, तो उस वस्तु को क्या किया जा सकता है, हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्यों, हमने उसका मॉडल रूप देखा है, उसको ओरिजिनल वस्तु देखी है और उसके बारे में सुना भी है। जैसे छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, कैसे कबूतर, जब पढ़ाया जाता है कैसे कबूतर, ए फॉर एप्पल ऐसे बोलते हैं। तो कहीं पर क्या होता है, जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं लेकिन अभी भी वो क्या बोलते हैं, कैसे कबूतर, और एस, ए फॉर एप्पल, डायरेक्ट नहीं बोलते, ए नहीं बोलते, कै नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते। उनको उसका प्रतिनाम, जो प्रतिमान होता है, उसको फिक्स कर दिया कि ऐसे क्या होता है, एप्पल होता है, कैसे क्या होता है, कबूतर होता है। तो जब तक उनको दिखाएंगे नहीं कि ऐसे एप्पल क्या होती है, जब तक बच्चों को नहीं दिखाते हैं कि, हालांकि जब हम उसको सेब बोलते हैं, घर पे सेब लेके आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये सेब है, लेकिन जैसे ही क्लास में जाते हैं तो उनको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ए फॉर एप्पल क्या होता है, एप्पल क्या होता है। सबसे पहले जब उनको सुन तो लिया है कि ए फॉर एप्पल होता है, क्या सुना उन्हें कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल कैसी होती है। जैसे उनको दिखा दिया जाता है, उस एप्पल को क्या कर दिया जाता है, अगर दूसरा आपने, पहला ऑप्शन हो गया कि ए फॉर एप्पल हम बोलते हैं लेकिन उनको दिखाते नहीं है, तो उनको ऐसे याद नहीं रहता कि जब उसको सामने सेब रख देते हैं तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एप्पल है। बाद में हम देखते हैं कि दूसरा जो अपना ऑप्शन है वो रहेगा देखी हुई वस्तु। अगर हमने लाके सीधा ए फॉर एप्पल नहीं बोला और सीधा लाके सेब रख दिया तो वो सिर्फ बोलेंगे कि सेब है, वो ए फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने देखा है, इसके बारे में सुना नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देखी हुई सुनी हुई वस्तु। जैसे हमने ए फॉर एप्पल बोला और सर ने क्या कर दिया, ए फॉर एप्पल बोलते ही सेब उठा के देखो बच्चों ये सेब है, ए फॉर एप्पल, तो उसके बच्चों के जो दिमाग है, स्मृति में ये फिट हो गया कि ए फॉर एप्पल वही सेब है जो हम घर पे बोलते हैं सेब, उसी को हम एप्पल बोल रहे हैं। तो सेब और एप्पल का मैच हो जाता है और उसके बाद में उनकी स्मृति में फिट हो जाता है कि ए फॉर एप्पल, उसका सुनी हुई वस्तु और देखी हुई वस्तु का मैचिंग सेट हो जाता है। उसके बाद में लंबे समय तक वो याद रख सकते हैं। अब देखते हैं जो पढ़ी हुई वस्तु। हालांकि पढ़ी हुई वस्तु को भी हम याद रख सकते हैं, लेकिन जब तक उनको देखते नहीं है, उनके बारे में सुनते नहीं है, तो हम उसको नहीं याद रख सकते। तो आपने सुना होगा कि जो कॉलेज है, कॉलेज के बिना नॉलेज नहीं है। जैसे अगर हमने कॉलेजों में कुछ पढ़ा नहीं है, स्कूलों में कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम बिना उनके नॉलेज नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे हमको पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में कुछ समझाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा, तभी हम लंबे समय तक रख सकते हैं। खुद पढ़ के लंबे समय तक याद नहीं रखा जा सकता।
इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर अपना आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व। अगर प्रदर्शन सामग्री है, अगर कोई प्रदर्शित वस्तु है उसमें पहला स्थान किसका आता है, ऐसी वस्तुएं जिनका पहला स्थान किसका आता है, अगर सिनेमा का पहला आता है, रेडियो, प्रत्यक्ष वस्तु, अगर एपिस्कोप। प्रदर्शन सामग्री जो विजुअल मटेरियल होता है, जो दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसमें सबसे अच्छा स्रोत क्या है, क्या सिनेमा है। सिनेमा अगर हम देखते हैं तो सिनेमा सबसे अच्छा स्रोत है क्या। इसके बाद में सबसे ज्यादा महत्व सिनेमा का थोड़ी है। उसके बाद में रेडियो का, क्या रेडियो को है, क्या प्रत्यक्ष वस्तु। जैसे हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष वस्तु देखते हैं, हालांकि कई लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जी को नहीं देखा, हालांकि हम उनके बारे में सुनते हैं, उनका चित्र देखते हैं, उनको रेडियो में उनकी आवाज सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में उनको नहीं देखा। तो जब तक हम प्रत्यक्ष में नहीं देख पाएंगे तब तक उनका महत्व नहीं है। तो सबसे अच्छी वस्तु क्या है, सबसे पहला महत्व रहेगा प्रत्यक्ष वस्तु, सिनेमा। हाँ, हमने सिनेमा में उनको देखा है, रेडियो में उनको सुना है, और प्रत्यक्ष में नहीं देखा। जब तक प्रत्यक्ष में नहीं देखते हैं तो प्रदर्शित सामग्री का महत्व नहीं होता। इसके बाद में एपिस्कोप, और ये भी सिनेमा रेडियो की तरह ही एक सहायक यंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष वस्तु इसमें आ गई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, श्यामपट्ट का प्रयोग होता है कठिन शब्दों को व्यक्त करने में। फिल्म दिखाने के बाद आवश्यक है उसका विवेचन करना। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है, सर्विस उपकरण। प्रतिमान का प्रयोग तभी करना चाहिए जबकि वास्तविक पदार्थ प्रयोग असंभव हो। स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है, देखी व सुनी हुई वस्तु स्मृति में सर्वाधिक समय तक रहती है। और प्रदर्शन सामग्री में पहला महत्व है प्रत्यक्ष वस्तु का। ये थे आज के अपने 6 क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।